नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी कंप्लीट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। अध्याय 6 हमारा इसमें चल रहा था। उत्तराखंड के वन आंदोलन, वन्य जीवों से संबंधित कॉन्सेप्ट को, नोट्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हम अध्याय 6 की दूसरी वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में, वन्य जीव विहारों के बारे में जाना। आज की वीडियो में वन शिक्षा, वन नीतियाँ और जो वन रिपोर्ट आई है आपकी 2023 की, जो 18वीं लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं और अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम इनको देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन शिक्षा से संबंधित सवालों को देखते हैं, नोट्स को देखते हैं। भारत में वन विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में सबसे पहले वन विभाग 1864 में बनाया गया था। ठीक है। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में पूछेगा कुमाऊं में वन विभाग कब बना? कुमाऊं में वन विभाग 1868 में, गढ़वाल वन विभाग 1869 में, और उस समय टिहरी रियासत थी क्योंकि वो स्वतंत्र थी, तो टिहरी के अंदर वन विभाग 1885 में बना। भारत में 1864 में, कुमाऊं में 1868 में, गढ़वाल 1869 और टिहरी रियासत में 1885 में बना। ठीक है। भारत के पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? देखिए, भारत का पहला वन महानिरीक्षक यानी वन विभाग का ये जो प्रमुख बनाया गया था, वो एक जर्मन विशेषज्ञ था जिसका नाम था डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस। 1865 में इसे वन विभाग का यहाँ पर प्रमुख बनाया गया। भारत का पहला महानिरीक्षक ये बना। ठीक है, वनों को लेकर के। इसी की सलाह पर ये जो डिट्रिच ब्रेंडिस था, ये किस देश का था? ये जर्मनी का था। इसी की सलाह पर उसी साल 1865 में भारतीय वन अधिनियम लाया गया। भारतीय वन अधिनियम वनों से संबंधित भारत का पहला कानून माना जाता है। ठीक है। कब आया, किसकी सलाह पर आया, ये पूछा जाता है। वन विभाग कब बना, जिसकी सलाह पर आया, ये किस देश का था, ये पेपर में आ चुका है, ये जर्मनी का था। ठीक है। ये जो वन अधिनियम आया था 1865 में, इसमें संशोधन कब किया गया? 1878 में किया गया। ठीक है। इसके बाद डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून खोला गया था। पहला वन महाविद्यालय जो पूरे देश में खोला गया, वो देहरादून में खुला, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। कहां पर इसे खोला गया? डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर देहरादून में। 1878 में इसकी स्थापना होती है। इसी का नाम, ये जो फॉरेस्ट स्कूल खोला था देहरादून में, इसी का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया 1884 में, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। स्कूल हटा करके रिसर्च यानी अनुसंधान का कार्य इसके साथ जोड़ा गया। सवाल बनता है, जो देहरादून में वन महाविद्यालय खुला था, फॉरेस्ट स्कूल खुला था, उसमें अनुसंधान का कार्य कब शुरू हुआ? 1906। अब क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम इसे 1906 में मिला, इसीलिए जो हम आज देहरादून में देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FRI जो है, इसकी स्थापना 1906 ही मानी जाती है। ठीक है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला वो 1991 में मिला, और सन 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली यानी 100 वर्ष को पूरे किए। तो जो FRI हम आज देखते हैं देहरादून में, इसकी शुरुआत फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। ब्रेंडिस की सलाह पर इसे खोला गया था 1878 में। 84 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। 1906 में इसके साथ रिसर्च का कार्य यानी अनुसंधान का कार्य जोड़ दिया गया, और यहीं से स्थापना मानी जाती है FRI की। ठीक है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में मिला, और 2006 में इसने अपने 100 साल पूरे किए। तो ये हमने देखा कि वन विभाग कब बना, वन अधिनियम कब आया, और वन विद्यालय कैसे हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, फॉरेस्ट या वन अनुसंधान संस्थान बन गया, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद
कुलागढ़ देहरादून में एक वन अनुसंधानशाला की स्थापना करी गई थी। इसकी स्थापना 1929 में करी गई। इसको भी साथ साथ में याद करते हुए चलें कि देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमने पूरा इतिहास देखा। देहरादून में ही कुलागढ़ में वन अनुसंधानशाला खोली गई। ये 1929 में खोली गई। वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग ने लागू किया। कब से लागू किया? तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग ने 1884 में लागू किया। क्वेश्चन बनता है वन विभाग द्वारा वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू किया गया? तो आप कहेंगे 1884। ठीक है। ब्रिटिश भारत की जो पहली वन नीति थी ये कब आई? तो ब्रिटिश भारत में पहली वन नीति 1894 में आई। वन अधिनियम आ गया था 1865 में। ये वन नीति है। तो भारत में पहली बार जो वन नीति आई वो अंग्रेजों के काल में आई, ब्रिटिश काल में 1894 में। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय वानिकी परिषद, इसकी स्थापना कब करी गई? ये आज़ादी के बाद बना 1948 में। इसके बाद वनों के लिए वन महोत्सव की शुरुआत करी गई। वन महोत्सव की शुरुआत भारत में 1950 में हुई और इसे के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। इसके बाद आज़ादी के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई? ये आई 1952 में। ठीक है। पहली 1894 में आई, वो ब्रिटिश भारत में आई। आज़ादी के बाद जो पहली वन नीति आई वो 1952 में आई। इसके बाद नई वन नीति जो आई, नई जो लेटेस्ट वन नीति आई, संशोधित वन नीति आई, वो 1988 में आई। और इसी 1988 की वन नीति में ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि देश के लगभग 33% क्षेत्रफल में वन होना आवश्यक है। क्वेश्चन बना था एक पेपर में कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से में वन आवश्यक है। ये किस वन नीति में निर्धारित किया गया? इसी 1988 की। ठीक है। इसे कुछ जगहों पर 1998 भी दिया गया है, वो गलत है। 1988 सही है। ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज क्रम है और एक एक चीज को हम समझते हुए आए। ये जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1988 की, इसमें कहा गया कि देश के कुल क्षेत्रफल में 33% पर वन होना जरूरी है। इसमें से भी मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% वन होने चाहिए और पहाड़ी इलाकों में 60% वन होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में पड़ता है, तो उत्तराखंड में 60% वन कम से कम होने चाहिए। अभी उत्तराखंड में लगभग 45% के करीब है। ठीक है। और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कम से कम 25% वन होने चाहिए। ठीक है। ओवरऑल कितना होना चाहिए? 33%। ये हमने देखा वन नीतियों के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है। भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले इसे कौन जारी करता है, कब से यह आती है, वो देखिए। भारतीय वन सर्वेक्षण जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1981 में होती है। ठीक है। 1 जून 1981 को इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके देहरादून में है। ठीक है। इसी भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल में भारत में वनों की स्थिति पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। इसने पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट 1987 में जारी करी थी। तब से हर 2 साल में यह वन रिपोर्ट को जारी करता है। जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट इसने जारी करी वो 18वीं वन रिपोर्ट है जो वर्ष 2023 के लिए आई। हालांकि इसे जारी दिसंबर 2024 में किया गया, लेकिन कब तक की ये वन रिपोर्ट है? 2023 तक का इसमें पूरा डेटा है। ठीक है। तो कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब बना? 1981। कहां है? देहरादून। कब से जारी करता है? 1987 से करता है। ठीक है। अब जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में देखते हैं। 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट ये 2023 की है, यानी 2023 की वन रिपोर्ट अगर आपको देगा तो आपने मान के चलना है वो 18वीं की बात कर रहा है। अगर 2021 की वन रिपोर्ट की बात करेगा तो आप मान के चलेंगे कि वो 17वीं वन रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो 2023 की वन रिपोर्ट यानी 18वीं। ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को आई थी। ठीक है। एक एग्जाम में उत्तराखंड के डायरेक्ट डेट ही पूछ ली गई कि किस तारीख को रिपोर्ट आई। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो संस्थान है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है।
इसको भी ध्यान रखना है, कई बार संस्था से जुड़े मंत्रालय का नाम पूछ लिया जाता है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब रिपोर्ट के डेटा को यहां पर जानते हैं। वन रिपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से रिवाइज करने का और डेटा को और अच्छे तरीके से यहां पर देखने का। चलिए सबसे पहले वन और वृक्ष आवरण की बात करते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट दोनों के डेटा यहां पे लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुल वन आच्छादन कितना रहा? जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 18वीं, इसके अनुसार टोटल वन आच्छादन 24,303.83 वर्ग किलोमीटर रहा। 17वीं वन रिपोर्ट में ये 24,305.13 वर्ग किलोमीटर था, यानी 17वीं में ज्यादा था, 18वीं में कम हो गया। तो गिरावट आई है। पहली चीज, कितने की गिरावट आई है? तो 1.30 वर्ग किलोमीटर पिछली बार से अब की बार कम हुआ है वन क्षेत्रफल। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो अंतर बहुत कम हुआ है। बदलाव जो हुआ है, गिरा जरूर है लेकिन बहुत कम गिरा है। तो परसेंटेज में कोई इसका असर नहीं दिखा। परसेंटेज पहले भी 45.44% था, यानी पहले भी इतना ही था और अभी भी कितना है? 45.44%। तो इसको आपने ध्यान रखना है। टोटल वन आच्छादन कितना है? 24,303.83। ठीक है, गिरावट कितनी आई है? 1.30 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज पिछली बार भी उतना ही था, इस बार भी सेम है। ठीक है, वृक्ष आच्छादन की बात करें, वृक्ष आच्छादन 1231 वर्ग किलोमीटर के करीब है। पिछली बार ये 1001 वर्ग किलोमीटर था, यानी इस बार बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी कितनी हुई है? 230 वर्ग किलोमीटर वर्ग वृक्ष हमारे यहां पर बढ़े हैं। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो वृक्ष आच्छादन हमारे राज्य का 2.5% के करीब है। पिछली बार ये लगभग 2% के करीब था। कुल वन और वृक्ष आच्छादन को देखें, यानी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 25,535.24 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के हैं। परसेंटेज में लगभग ये आपके 48.48% पर जाता है। पिछली बार ये आपका 25.306 था, जो 47.5% से कम था। तो ये आपका टोटल एरिया है कि टोटल वन कितने हैं, टोटल वृक्ष कितने हैं, कितने वर्ग किलोमीटर में है, परसेंटेज में है, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटौती यहां पर हुई। इस एक चार्ट से आप पूरे जो डेटा है उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वन कितने हैं, वृक्ष कितने हैं, कितना परसेंटेज है, कितना कम हुआ, कितना ये बढ़ा, टोटल कितना परसेंटेज है और टोटल कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बात करते हैं वनों की डेंसिटी के आधार पर वनों के वर्गीकरण की। वनों का वर्गीकरण अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले अति सघन वन को देख लेते हैं। अति सघन वन उत्तराखंड में 52.66.58 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो हमारे टोटल वन हैं 24,303 वर्ग किलोमीटर के लगभग, इनमें से 5,266 क्या है? हमारे अति सघन वन है। ठीक है, पूरे राज्य के क्षेत्रफल में देखें तो लगभग 10% के करीब हमारे पूरे राज्य का जो टोटल एरिया है उसका 10% अति सघन वन है। सबसे ज्यादा अति सघन वन किस जनपद में है? ये कई बार पूछे जाते हैं, कई बार क्रम लगाने को आता है, इसीलिए हम टॉप 4 को देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अति सघन वन नैनीताल में है, लगभग 780 वर्ग किलोमीटर। फिर देहरादून में आते हैं 681 वर्ग किलोमीटर, फिर उत्तरकाशी और फिर पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे ज्यादा हमने पहले देखा कि कितने अति सघन वन हैं, तो पूरे राज्य का लगभग 10% के करीब, और जितने वन हैं उनका लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो अति सघन वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा किस जनपद में है? सबसे ज्यादा नैनीताल, फिर देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी। सबसे कम अति सघन वन कहां पर है? सबसे कम हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर, फिर बागेश्वर और फिर अल्मोड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक अति सघन वन वाला जनपद नैनीताल है और सबसे कम आपका हरिद्वार है। केवल अति सघन वनों में आपने याद करना था। इसके बाद मध्यम सघन और खुले वन में आपके सबसे ज्यादा सबसे कम में एक ही है। सबसे ज्यादा मध्यम और सबसे ज्यादा खुले वन पौड़ी में पाए जाते हैं और सबसे कम मध्यम और सबसे कम खुले वन जो है उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं मध्यम सघन वनों के बारे में। जो मध्यम सघन वन है ये आपके 12,517 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। जो हमारे राज्य में वन है 24,303, उसमें से
12,000 पर हमें मध्यम सघन वन देखने को मिलते हैं, यानी लगभग 50% के आसपास। पूरे राज्य का जो एरिया है उसके 23% क्षेत्रफल में मध्यम सघन वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन कहां पर है? सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन पौड़ी में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। यही आपको खुले वन में भी देखने को मिलेगा। क्रम भी याद करना है, पौड़ी के बाद उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, चमोली, ये सबसे ज्यादा मध्यम सघन वाले 4 जनपद हैं। सबसे कम की बात करें, उधम सिंह के बाद आता है हरिद्वार, फिर चंपावत और फिर हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद आता है खुले वन। खुले वन हमारे राज्य में लगभग 6,519.62 वर्ग किलोमीटर है, यानी 6,500 के करीब। पूरे राज्य के लगभग 12% हमारे उत्तराखंड में खुले वन हैं। सबसे ज्यादा खुले वन पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं और सबसे कम उधम सिंह नगर में। तो अब आपको याद हो गया कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहां पर है? अति सघन वन नैनीताल में। ठीक है, सबसे कम अति सघन वन कहां पर है? हरिद्वार में। इसके बाद सबसे ज्यादा मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन पौड़ी, सबसे कम उधम सिंह नगर। फिर ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पौड़ी, सबसे कम उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं झाड़ियों की स्थिति उत्तराखंड में क्या थी। एक पेपर में पूछा गया था उत्तराखंड के कि सर्वाधिक झाड़ियों वाला जनपद कौन सा है। चलिए देखते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड में झाड़ियां हैं लगभग 413 वर्ग किलोमीटर, 412.88 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये पूरे एरिया का, उत्तराखंड के पूरे एरिया का कितना है? लगभग 0.77%, यानी 1% से भी कम। सबसे ज्यादा झाड़ियों वाला जनपद कौन सा है? वो टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल में लगभग 103 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हुई हैं। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम झाड़ियों वाला जनपद है हमारा बागेश्वर। तो सर्वाधिक झाड़ियां टिहरी गढ़वाल, सबसे कम झाड़ियां बागेश्वर। इसे आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले भी ज्यादा झाड़ियां टिहरी में थी, अभी भी टिहरी में है, लेकिन पहले सबसे कम झाड़ियां चमोली में थी। अब इसकी जगह पर कौन आ गया है? बागेश्वर आ गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनपद वार वन क्षेत्रफल की। यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वन रिपोर्ट को लेकर के। एक टेबल मैंने यहां पे बनाया है जिसके माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन यहां से बने, बस इस टेबल को अगर आपने 1-2 बार देख लिया तो आप उन क्वेश्चनों को कर जाएंगे। देखिए, 18वीं वन रिपोर्ट में क्षेत्रफल बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमने यहां पे जनपदों को लिखा है। किस जनपद में कितने वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं उसको ब्रैकेट में लिखा है, और इज इक्वल टू की तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं पिछली बार से कितना बदलाव हुआ है। जहां पर ग्रीन लगा है यानी कि पिछली बार से इतना बढ़ा है, जहां पर क्रॉस लगा है यानी पिछली बार से इतना घटा है। ये आपका बदलाव है। कई बार पूछ लेता है वो कि कितने जनपदों में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार बढ़ोतरी हुई, कितने जनपदों में गिरावट हुई, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई, सबसे ज्यादा गिरावट कहां हुई। तो इस एक टेबल के माध्यम से आप आसानी से बता पाएंगे। ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी सबसे कम 4 जनपद जहां पर क्षेत्रफल है वनों का वो ये है। उधम सिंह नगर सबसे पहले आता है, मात्र 494 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हैं। फिर हरिद्वार आता है, फिर रुद्रप्रयाग और फिर चंपावत। सबसे कम 4 वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? वो ये हैं। इनमें 2 जनपदों में बढ़ोतरी हुई है और 2 जनपदों में गिरावट। ठीक है, हर जनपद का आपने याद नहीं करना है, केवल संख्या याद करनी है, कितने जनपदों में बढ़े, कितनों में घटे, और दूसरा सबसे ज्यादा कहां बढ़े और सबसे ज्यादा कहां घटे। तो ये 4 जनपद हैं। सीधा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जनपद, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपदों का क्रम लगाइए। तो ये 4 हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद। इसके बाद अंत में ये 4 हैं आपके सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जनपद, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी में है 3,360, फिर उत्तरकाशी में है, फिर नैनीताल में है और फिर चमोली में है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कितनों में गिरावट हुई है, 4 जनपद ये हैं जिनमें गिरावट हुई और 2 जनपद ये हैं। आपसे पूछेगा 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कितने जनपदों में गिरावट हुई वन क्षेत्रफल में, आप कहेंगे कितने जनपदों में? 6 में। बढ़ोतरी कितनों में हुई? 7 में। सबसे ज्यादा गिरावट किस जनपद में हुई है? अगर हम वो देखें, जहां पे डबल क्रॉस किया है यहां सबसे ज्यादा गिरावट है, और जहां पर डबल स्टिक लगे हुए हैं यहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गिरावट नैनीताल में हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि वो टिहरी गढ़वाल में हुई। ठीक है, तो इस एक टेबल के माध्यम से आपके कितने सवाल बने? सबसे
कम क्षेत्रफल वाले जनपद आप लगा देंगे, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले आप लगा देंगे, कितने जनपदों में वृद्धि हुई, कितने जनपदों में गिरावट हुई, किस जनपद में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई, किस जनपद में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक टेबल हमने परसेंटेज को लेकर बनाया है। 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर प्रतिशत में हमने वनों को लिखा है। यहाँ पर भी सेम है, बढ़ते हुए क्रम में ये पूरा टेबल है। इस तरफ जनपद का नाम, यहाँ पर उस जनपद में कितने परसेंटेज क्षेत्रफल में वन है वो लिखा है और पिछली बार से कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जनपद वो हमारे पास ये रहे। सबसे कम में उधम सिंह नगर आता है, फिर हरिद्वार आता है, पिथौरागढ़ आता है और अल्मोड़ा आता है। ठीक है, ये सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो पिछली बार नैनीताल था, अब की बार ये स्थान चंपावत को मिला है। चंपावत में सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज है, फिर नैनीताल में है, फिर पौड़ी में और फिर टिहरी में। तो टॉप 4 और नीचे के टॉप 4 हमने यहाँ पे देखे। आप इनको ऐसे में भी कर सकते हैं कि आपका जो एक पूरा टेबल है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर के और फिर दूसरा टेबल आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं ऐसा एक टेबल बना करके टेलीग्राम चैनल पे डालने का, ताकि दोनों टेबल आपको अगल बगल दिखते रहें और आप दोनों को और अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज वाले जनपद कौन सा है? चंपावत। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज गिरावट कहाँ पर हुई? नैनीताल में 4% तक यहाँ पर वन गिरे। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई? टिहरी गढ़वाल में 4% यहाँ पर वन बढ़े। ठीक है, कितने जनपदों में गिरावट हुई है अगर आप देखेंगे तो 3 आपके नीचे हैं और 3 ऊपर हैं। 6 जनपदों में परसेंटेज में गिरावट हुई है और 7 जनपदों में बढ़ोतरी। दोनों में डेटा सेम है, क्योंकि जितनों में गिरावट हुई है परसेंटेज में भी उतनों में ही होगी, क्षेत्रफल में जितनों में है इसीलिए। ठीक है, तो ये हमने क्षेत्रफल और परसेंटेज वाइज डेटा को देखा। ठीक है, जो बड़ा चेंज है वो यही है कि पिछली बार नैनीताल में सबसे ज्यादा 1% था, इस बार चंपावत में है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंचाई के क्रम में 1%। कई बार पूछ लेता है कि किस ऊंचाई पर सबसे ज्यादा वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया जाता है। 0 से 500 मीटर यानी 500 मीटर की ऊंचाई तक हमें लगभग 11% वन, 11.5% वन देखने को मिलते हैं। कितना है ये? 2827 वर्ग किलोमीटर। जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं 500 से 1000 मीटर, इस दौरान हमें 16% वन मिलते हैं, यानी हमारे जो 16% वन है वो इस ऊंचाई पर हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर, इस ऊंचाई पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, लगभग 41% वन। तो अगर आपसे सवाल बनेगा सबसे ज्यादा वन उत्तराखंड में किस ऊंचाई पर हैं, तो आप कहेंगे 1000 से 2000 मीटर के मध्य में। ठीक है, फिर 2000 से 3000 मीटर के मध्य में वनों की गिरावट शुरू होने लगती है। इस टेबल से ये वाला सवाल भी बन सकता है कि किस ऊंचाई के बाद वनों के प्रतिशत में गिरावट आने लगती है। जैसे आपने देखा कि शुरुआत में वनों का प्रतिशत लगातार बढ़ा, लेकिन इस ऊंचाई 2000 मीटर के बाद दोबारा से गिरावट आने लगती है। 2 से 3000 में यह 23% हो जाता है, 3 से 4000 में 7% के करीब और 4000 के ऊपर लगभग 0 के समान हो जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब वनों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखते हैं। राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड यानी अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र वो वन क्षेत्र होता है जिसे सरकारी कागजों में यानी सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर वन घोषित किया जा चुका है। उत्तराखंड में आधिकारिक तौर पर भले ही उस जगह पर वन हो या ना हो, लेकिन आधिकारिक तौर पे सरकारी अभिलेखों में उसे वन घोषित किया जा चुका है। ऐसा इलाका है उत्तराखंड का लगभग 37,999 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड में सरकार द्वारा वन घोषित है। ठीक है, ये हमारे पूरे राज्य का लगभग 71% होता है। ठीक है, इनमें आरक्षित वनों की जो संख्या है वो 26,547 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन इसमें 154.02 वर्ग किलोमीटर है। सिविल और सोयम वन इसमें लगभग 9700 के करीब आते हैं। निजी वन 123 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन जो हैं उनकी संख्या 1444 वर्ग किलोमीटर तक आती है। कई बार इनका नंबर पूछ लेता है। वनों का प्रशासनिक विभाजन भी पूछा जाता है। कितने फीसदी वन किसके अधीन आते हैं? वन विभाग के अधीन उत्तराखंड के 68% वन आते हैं। ठीक है, इसके बाद वन पंचायतों के अधीन लगभग 19% और बचा हुआ 12% आपका राजस्व विभाग के अधीन आता है। ठीक है,
18वीं वन रिपोर्ट में वन अग्नि वाले राज्य, वन अग्नि को भी लेकर सवाल बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा वन अग्नि किस जनपद में होती है। और उत्तराखंड के संदर्भ से तो ये डेटा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 तक की रिपोर्ट है और 2023 के डेटा में सबसे ज्यादा वन अग्नि वाला जो राज्य था वो उत्तराखंड था। सबसे ज्यादा वन अग्नि वाला राज्य 18वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड है, उसके बाद उड़ीसा है और फिर छत्तीसगढ़ है। 2023-24 में उत्तराखंड में वन अग्नि की लगभग 21,000 घटनाएं यहां पर हुई, जिनमें सबसे ज्यादा नैनीताल में हुई 3,320, सबसे कम हरिद्वार में हुई मात्र 59। ठीक है, तो वन अग्नि में भी नंबर 1 पे उत्तराखंड है, सबसे ज्यादा नैनीताल में हुई पिछले वर्ष में जब तक ये रिपोर्ट है, और उसके बाद सबसे कम हरिद्वार में। तो इस डेटा को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वन नीतियों को लेकर, वन शिक्षा को लेकर के शुरुआत से हमने इसकी शुरुआत करी, कैसे वन विभाग बना, कब बना, अधिनियम कब आया, डिट्रिज ब्रेंडेस के बारे में, वन अधिनियम के बारे में, फिर हमने फॉरेस्ट स्कूल के बारे में जाना, वन नीतियों के बारे में जाना, वन रिपोर्ट को देखा, डायग्राम के माध्यम से देखा, टेबल के माध्यम से देखा और फिर इंपॉर्टेंट तथ्यों को लास्ट में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।